हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और मुझे पता है आप एडिटोरियल क्लास का भी वेट कर रहे होंगे आज शाम से। आज सुबह से पूरा स्केड्यूल मेरा जैम पैक था ट्रैवल में। मैंने सोचा था कि दोपहर तक टाइम निकालूंगा और एक क्लास को पब्लिश करूंगा एडिटोरियल की। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन आज क्लास की छुट्टी करने की बजाय अपने राइटिंग स्किल्स पे काम करेंगे इस छोटे से सेशन के जरिए। इंटरेस्टिंग क्लास है, आपको पता है, बिल्कुल बेसिक से आपको राइटिंग सिखाते हैं। आपके सामने खुला हुआ है राजस्थान पत्रिका। इसका ये एडिटोरियल है जो लिखा हुआ है सोने की कीमतों पे, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स पे। इसको अपने इंग्लिश में लिखने की कोशिश करेंगे, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बिल्कुल बेसिक स्टेप्स के साथ में आप अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को जल्दी से। ऊपर आपको मिलेगा ये आर्टिकल पूरा हिंदी में, नीचे मिलेगा SMS वाली हिंदी में। जो बच्चे हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं, अपने को क्या करना है, राइट साइड में इसको ट्रांसलेट करना है। जल्दी से क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। ऑलराइट, सेंटेंस पढ़ो आराम से और मैं सभी को यहाँ पे एनकरेज करूँगा, एक बार खुद से लिखने की कोशिश करो आपको कितना आता है। सेंटेंस है कि ट्रंप की टैरिफ नीतियों के कारण लंदन और न्यूयॉर्क में सोने की कीमतों में भारी फर्क या अंतर आ गया है, जिससे अमेरिकी बैंक लंदन से सोना निकालकर न्यूयॉर्क भेज रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक लाभ कमा सके, प्रॉफिट कमा सके। दिमाग में प्रोसेस करो इसको बिल्कुल छोटे पीसीस के अंदर। चलो मैं प्रोसेस करवाता हूँ, लिखवाऊंगा नहीं, अभी प्रोसेस करवाता हूँ। देखो काम हुआ है दो। पहला काम हुआ है कि सोने की कीमतों में अंतर यानी फ़र्क आ गया है, डिफरेंस आ गया है लंदन और न्यूयॉर्क में। और दूसरा काम क्या हुआ है, ये जो सारे बैंक अमेरिकी ये सोना लंदन से निकाल रहे हैं और न्यूयॉर्क भेज रहे हैं। इन दोनों चीज़ों को पकड़ के पूरा सेंटेंस बन सकता है, ढांचा आपको पकड़ लेना है। तो सबसे पहला वाला काम पकड़ेंगे, कीमतों में भारी अंतर आ गया है। अंतर आ गया है, अंतर को बोलते हैं डिफरेंस। अब डिफरेंस आया है तो अंग्रेजी में कैसे लिखे इसको। देखिए, मान लीजिए आपका दोस्त आ जाए तो माई फ्रेंड हैज़ कम, मेरा दोस्त आ गया है। अगर आपकी राइड आ जाए, आपने राइड बुक की थी तो माई राइड हैज़ कम, भाई मैंने ऑटो बुक किया था, मैंने रिक्शा बुक किया था, कैब बुक की थी, मेरी कैब आ गई है, माई राइड हैज़ कम। वैसे ही अंतर आ गया है यानी डिफरेंस हैज़ कम, ऐसे लिखूँ ना। आपका दिमाग ऐसे ही चलना चाहिए। अब फ़र्क ये है कि अगर आपकी राइड आए, आपका दोस्त आए, तो वो किसी चीज़ में बैठ के आ रहे हैं, चल के आ रहे हैं, फिजिकल ट्रैवल इन्वॉल्व है। लेकिन डिफरेंस जब आया है, ये चल के या समझ गए ना, या किसी गाड़ी में नहीं आया है, ये आया ना होकर के ये उभरा है। अगर उभरा है तो कम की जगह पे एक अच्छा वर्ड होता है अंग्रेजी में, इमर्ज। इमर्ज, तो यहाँ पे मैं इमर्ज की थर्ड फॉर्म लगा दूंगा हैज़ के बाद, डिफरेंस हैज़ इमर्ज्ड। ठीक है ना। तो ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, कब कम लगाना है, कब इमर्ज लगाना है। अच्छा, इमर्ज हुआ है, ये कहाँ हुआ है, ये हुआ है सोने की कीमतों में। तो डिफरेंस इन कीमतें ऑफ सोना, ऐसा लिखूं। सोने को बोलते हैं गोल्ड, कीमत को बोलते हैं प्राइसेस। तो डिफरेंस इन प्राइसेस ऑफ गोल्ड हैज़ इमर्ज्ड। अच्छा, डिफरेंस तो एक ही है, अंतर तो एक ही है, 50 रुपये और 100 रुपये, 80 रुपये और 200 रुपये, एक ही डिफरेंस है ना 80 और 200 के बीच में। तो अ डिफरेंस इन प्राइसेस ऑफ गोल्ड हैज़ इमर्ज्ड। और ये डिफरेंस कैसा है, डिफरेंस भारी है। भारी भरकम के लिए अंग्रेजी में वर्ड यूज होता है हैवी। हैवी, लेकिन हैवी की जगह पे जब फिगर्स, आंकड़े, पैसा, मनी इन्वॉल्व हो तो एक अच्छा वर्ड यूज करना चाहिए, सिग्निफिकेंट। हैवी भी ठीक है, आप जो यूज करना चाहो कर सकते हो। तो अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन प्राइसेस ऑफ गोल्ड हैज इमर्ज्ड। अब ये कहाँ हुआ है, ये इमर्ज हुआ है लंदन और न्यूयॉर्क में। तो यहाँ पे बिटवीन एंड लगा के बताना पड़ेगा किस किस के बीच में डिफरेंस है। बिटवीन न्यूयॉर्क एंड लंदन। तो ये आपका सेंटेंस हो गया रेडी। इसमें छोटे मोटे बदलाव किए जा सकते हैं और बेहतर बनाया जा सकता है, मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन ढांचा ये पहले वाले सेंटेंस का ऐसा ही बनेगा। अ हैवी और सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन प्राइसेस ऑफ गोल्ड हैज़ इमर्ज्ड बिटवीन न्यूयॉर्क एंड लंदन। देखो, हिंदी में बिल्कुल ठीक है, अमेरिका में और न्यूयॉर्क में फ़र्क आ गया है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा अजीब लग रहा है। न्यूयॉर्क और लंदन में कैसे फ़र्क आएगा, प्राइसेस में फ़र्क आया है, ये न्यूयॉर्क और लंदन के सोने के बाज़ारों में फ़र्क आया है।
बेटर अगर फ्रेज मुझे करना हो इस सेंटेंस को तो मुझे लिखना चाहिए बिटवीन द मार्केट्स इन न्यूयॉर्क एंड लंदन। आ रही है बात समझ में? हिंदी से इंग्लिश लिखते हुए आपको थोड़ी चीज़ें चेंज करनी होती है और अच्छा सेंस बनाने के लिए। नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, मीनिंग क्लियर है, गलत नहीं है, लेकिन ऐसा लिख देने से और ज़्यादा सेंसिबल सेंटेंस बन जाएगा। डिफरेंस आया है न्यूयॉर्क और लंदन के बाज़ारों में। अब देखो ये क्यों आया है? ट्रंप की टैरिफ नीतियों के कारण इसको आपको शुरू में लिखना होगा जिस भी कारण से ये काम हुआ है, और के कारण को अंग्रेजी में बोलते हैं बिकॉज ऑफ टैरिफ नीति ऑफ ट्रंप। ऐसा लिखना ना, टैरिफ का मतलब टैरिफ ही होता है, इसकी स्पेलिंग देख लेना, डबल एफ लगेगा, सिंगल आर होगा। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं टैरिफ की स्पेलिंग, तो गलत हो जाएगी वो, सिंगल आर डबल एफ। और नीति को बोलते हैं पॉलिसी। नीतियां बहुत सारी हैं, तो जो है टैरिफ पॉलिसीज। तो ये आपका सेंटेंस ऐसे रेडी हुआ। बिकॉज ऑफ वाले पूरे फ्रेज के बाद में कॉमा लगा देना, ये एक एडवर्बियल फ्रेज है, ये आपको वजह बता रहा है, वाई का रिप्लाई कर रहा है। क्यों आया डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसीज इस तरह की हैं। तो वाई का रिप्लाई करने वाला, वेयर का, व्हेन का, हाउ का, ये सभी एडवर्बियल फ्रेज होते हैं। शुरू में आ जाएं तो अपने बाद कॉमा ले लेते हैं। तो बिकॉज ऑफ टैरिफ पॉलिसीज ऑफ ट्रम्प अ हैवी डिफरेंस इन प्राइसेस ऑफ गोल्ड हैज इमर्ज्ड। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये बिकॉज ऑफ बड़ा बेसिक सा लग रहा है, इसके जगह और क्या लिख सकते हैं? तो के कारण के लिए अपने पास 3 फ्रेजेज हैं, इनफैक्ट 5 फ्रेजेज हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं वो 3 हैं, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू और ओविंग टू। पता होगा ना आपको, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओविंग टू। और मैं आपसे कहता हूं कि इन तीनों को छोड़ दो, इन तीनों से चौथा वाला और अच्छा वाला यूज करो, जो कि होता है थैंक्स टू। थैंक्स टू की खासियत ये है, इसमें किसी की बदौलत कोई काम हुआ होता है तब इसको लिखते हैं। तुम्हारी बदौलत मेरा सिलेक्शन हुआ, उसकी बदौलत हम टीम मैच हार गई, किसी की वजह से कुछ अच्छा या बुरा हो जाए, है ना, और बहुत अच्छे वर्ड्स में आपको एम्फसाइज करके बताना हो कि तुम्हारी बदौलत ये हुआ है, तो थैंक्स टू का इस्तेमाल और अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे इन तीनों को छोड़ के चौथा वाला यूज़ करूँगा, थैंक्स टू द टैरिफ पॉलिसीज ऑफ ट्रम्प। ऑफ जो लगा कंजंक्शन, इसके बाद में एक नाउन है ट्रम्प, इससे पहले भी एक नाउन है पॉलिसीज। तो जब भी 2 नाउन ऑफ से जुड़ जाएं तो पहले वाले नाउन के आगे द का इस्तेमाल होगा। टैरिफ पॉलिसीज पूरा एक कंपाउंड नाउन है। चलिए अब बाकी का सेंटेंस इसमें ऐड कर दो। ये पहला वाला बन गया। कह रहा है जी जिससे अमेरिकी बैंक लंदन से न्यूयॉर्क सोना भेज रहे हैं। जिससे को क्या लिखें भाई? नीचे लिखना है। जिससे को क्या लिखें? जिससे को लिखते हैं, अगर आप आसान भाषा में समझें तो बिकॉज ऑफ विच, ठीक है। और अगर और अच्छी भाषा समझनी है तो इसको लिखते हैं एज अ रिजल्ट, ठीक है। दोनों में से जो यूज करना चाहो जिससे के लिए यूज कर सकते हो, लिख लो, डायरी बना लो। तो बिकॉज ऑफ विच या एज अ रिजल्ट हुआ क्या? अमेरिकी बैंक सोना न्यूयॉर्क भेज रहे हैं। तो अमेरिकी बैंक्स या अमेरिकन बैंक्स, अब अमेरिकी ऐसे मत लिखिए ना सर, अमेरिकी तो अमेरिकी होता है ऐसे लिखना ना, अमेरिकन होता है इंग्लिश में, तो अमेरिकन बैंक्स। और क्या कर रहे हैं? सोने को न्यूयॉर्क से, लंदन से न्यूयॉर्क भेज रहे हैं, लंदन से निकाल के न्यूयॉर्क भेज रहे हैं। तो निकालने के लिए कोई अलग वर्ड नहीं होता अंग्रेजी में, पुल आउट करना इस तरह से मत लिखो, सीधे लिख दो न्यूयॉर्क अमेरिकन बैंक्स आर ट्रांसफरिंग या सेंडिंग गोल्ड फ्रॉम लंदन टू न्यूयॉर्क, ठीक है ना। ट्रांसफर ही तो कर रहे हैं वो, तो ट्रांसफरिंग या सेंडिंग गोल्ड फ्रॉम लंदन टू न्यूयॉर्क। ये निकालने वाला इंग्लिश में ज़्यादा बनता नहीं है ना, इसलिए इसको छोड़ भी सकते हो। और क्यों भेज रहे हैं? ताकि वे अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। ताकि के लिए इंग्लिश में 2-3 वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है सो दैट और दूसरा वर्ड है टू इन्फिनिटिव। देखो दोनों तरीके से बनाता हूं। सो दैट दे कैन अर्न, अधिक से अधिक यानी अधिक, मैक्सिमम प्रॉफिट्स। पहला तरीका ये है, ताकि वो ज़्यादा लाभ कमा सके, सो दैट दे कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। यही छोड़ देता हूं ताकि आप एक बार समझ पाओ। पूरा सेंटेंस एक बार जोड़ रहा हूं, ठीक है। बिकॉज ऑफ विच की जगह मैं एज अ रिजल्ट का इस्तेमाल करता हूं, ज़्यादा आपको प्रोफेशनल लगेगा पढ़ने में, ठीक है। तो एक तरीका तो ये था, थैंक्स टू टैरिफ पॉलिसीज हैवी और सिग्निफिकेंट प्राइस डिफरेंस in gold has emerged between London and New York markets
एज अ रिजल्ट अमेरिकन बैंक्स आर ट्रांसफरिंग और सेंडिंग गोल्ड, सेंडिंग निकाल दो, ट्रांसफरिंग गोल्ड टू लंडन फ्रॉम लंडन टू न्यूयॉर्क सो दैट दे कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स। ये जो सो दैट है इसकी जगह एक और अच्छा फ्रेज आप बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये आप यहां लिखें टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। आप यहां क्यों आए? आई केम हेयर टू स्टडी। आप अमेरिका क्यों गए? आई वेंट टू द यूएस टू ट्रेवल। इन्होंने सब पैसा या सोना लंदन से न्यूयॉर्क क्यों भेजा? टू मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज करने के लिए। मैक्सिमाइज यहाँ पे वर्ब है, टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। टू की जगह पे आपको पता है इन ऑर्डर टू भी लिखा जा सकता है। टू और इन ऑर्डर टू एक ही बात है। तो ये बेहतर तरीका है किसी भी चीज़ के कारण को बताने का। ये वे इसलिए भेज रहे हैं ताकि वे अधिक से अधिक लाभ कमा सकें, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। तो ये सो दैट से लिखो तो भी ठीक और इन ऑर्डर टू से लिखो तो भी ठीक। ठीक है, तो ये तरीका होता है एक अच्छा सेंटेंस को दिमाग में फ्रेम करने का। कोई भी कर सकता है, प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख के ये सेंटेंस समझ पा रहे हो मैंने कैसे बनाया, और आप बना नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है आप समझते हो लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। जो आपको 200 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए होती है उसमें आपकी कहीं ना कहीं कुछ कमी है। तो देख के समझना और लिखना दो अलग चीज़ें हैं। आपको लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। इसी फॉर्मूला को यूज़ करना है और इसे भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये सारे ट्रिक्स, सारे फॉर्मूलाज पार्ट है हमारे राइटिंग स्किल्स के कोर्स का। जिन बच्चों को स्ट्रक्चर्ड मैनर में इंग्लिश लिखना सीखना है, आप ऐप को डाउनलोड करें, YT ऐप। कमेंट सेक्शन में इसका आपको लिंक दिया गया है। ऐप पे आपको कोर्सेज मिलेंगे, प्रीमियम कोर्सेज हैं, लेकिन नाम के प्रीमियम है। बहुत अफोर्डेबल कोर्सेज है, जैसे कि राइटिंग का कोर्स जिसमें 60 से 70 घंटे में ये सारी ट्रिक्स यूज करते हुए आपको इंग्लिश में लिखना सिखाया जाता है। फायदा ले सकते हैं आप इस कोर्स का। अभी एक्सटेंडेड वैलिडिटी चल रही है इस पे। 1 साल की जगह 1.25 साल की वैलिडिटी मिल रही है इस कूपन के साथ। जब तक ये चल रहा है प्लान, तब तक इसका फायदा जरूर से लेना। 4 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी का। राइटिंग के साथ में आपको यूपीएससी का कोर्स मिलेगा ऐप पे, जिसमें यूपीएससी के सारे एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं। इंग्लिश में CSAT, आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव एसे, वोकैब, ग्रामर, एवरीथिंग। इस कोर्स का भी आप फायदा ले सकते हैं। बैंकिंग और SSC के भी प्रैक्टिस कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें SSC बैंक के हर वैरायटी के क्वेश्चन को सोल्व करना आपको सिखाया जाता है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों इसमें कवर हो जाते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई क्वेरी हो तो ये नंबर है व्हाट्सएप, जिस पे आप व्हाट्सएप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस। अमेरिका में सोने का भंडार पिछले कुछ महीनों में दुगना हो गया है, क्योंकि निवेशकों को डर यह है कि सरकार भविष्य में सोने पर भी टैरिफ लगा सकती है। काम पकड़ो, सोने का भंडार दुगना हो गया है। पहला काम है भंडार दुगना, भंडार दुगना हो गया है, हो गया है। और दूसरा काम क्या है? निवेशकों को डर है, निवेशकों को डर है। बस इतना ही पकड़ना है। भंडार को बोलते हैं रिजर्व। सोने का भंडार है तो गोल्ड रिजर्व। रिजर्व्स लिखना आगे, क्योंकि कई सारे भंडार हैं, एक बैंक के पास नहीं है, हर बैंक के पास भंडार रखा हुआ है, सरकार के पास भी है। दुगने हो गए हैं तो यानी हैव डबल्ड, हैव डबल्ड। बस भंडार दुगने हो गए हैं, गोल्ड रिजर्व्स हैव डबल्ड। तो ये पहला काम आपने लिख दिया। अब आगे पीछे का जोड़ दो। और कब हुए हैं ये? पिछले कुछ महीनों में। ओवर या ड्यूरिंग लास्ट सेवरल मंथ्स। ठीक है, पिछले कुछ महीनों में, लास्ट सेवरल मंथ्स। और कहां पे? अमेरिका में। तो यहां लिख दें गोल्ड रिजर्व्स, या तो लिख दो यूएसए गोल्ड रिजर्व्स या गोल्ड रिजर्व्स इन द यूएसए, जो लिखना चाहो। मैं पहले वाला बना लेता हूं, ज़्यादा कंसाइज लग रहा है, देखने में छोटा है। तो यूएसए गोल्ड रिजर्व्स, गोल्ड का जी छोटा कर देंगे, हैव डबल्ड ओवर या ड्यूरिंग लास्ट सेवरल मंथ्स या इन पास्ट फ्यू मंथ्स। ठीक है, लास्ट को पास्ट भी लिखते हैं, लास्ट पास्ट दोनों एक ही है। अच्छा, अब क्यों हुआ है? क्योंकि देखो, क्योंकि को बोलते हैं बिकॉज। एक और अच्छा वर्ड है इसके लिए एज, और तीसरा वर्ड है सिंस। बिकॉज मतलब बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ का कारण बता रहे हो इन्फोसिस के साथ में। एज का मतलब है उससे कम इन्फोसिस है, और सिंस का मतलब है उससे भी कम है। ठीक है, तो अपने तीनों में से जो मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिकॉज, एज या सिंस निवेशकों को डर है। देखो, जब आपको डर लगे तो अंग्रेजी में 2 तरीके से बता सकते हैं।
डर लगना। पहला तरीका है, एक सेकेंड ना, मैं यहाँ पे छोटे छोटे वो बना देता हूँ बुलेट्स। डर लगना, आई एम फियरफुल ऑफ समथिंग, अब जो वो चीज़ है वो बता दो। और दूसरा तरीका है आई फियर समथिंग, जो भी चीज़ है वो बता दो। आई एम फियरफुल ऑफ हाइट्स, आई फियर हाइट्स। आई एम फियरफुल ऑफ फेलियर, आई फियर फेलियर। पहले केस में फियरफुल एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया है एम वर्ब के बाद में, दूसरा फियर वर्ब का इस्तेमाल किया है। फियर का मतलब होता है किसी चीज़ से डरना। तो दोनों तरीके से बता दें। निवेशकों को बोलते हैं इन्वेस्टर्स, तो इन्वेस्टर्स एज सिंस बिकॉज इन्वेस्टर्स आर फियरफुल, ठीक है। और फियरफुल क्या है? फियरफुल इस बात का है कि भविष्य में सोने की कीमतों पर भी सरकार टैरिफ लगा सकती है। फियरफुल दैट द गवर्नमेंट कैन इम्पोज टैरिफ ऑन गोल्ड एज वेल, ठीक है। सोने पर भी टैरिफ लगा सकती है, गवर्नमेंट कैन इम्पोज टैरिफ ऑन गोल्ड एज वेल। और कहाँ पे? कब? इन फ्यूचर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। गवर्नमेंट का जी बड़ा कर देंगे तो उससे समझ में आएगा कि सरकारी अमेरिकी सरकार की बात हो रही है। अगर जी छोटा कर दिया तो मतलब कोई भी सरकार, जी बड़ा कर दिया मतलब जिस देश की सरकार की बात हो रही है वही की बात कर रहे हैं। तो द गवर्नमेंट या द यूएस गवर्नमेंट कैन इम्पोज टैरिफ ऑन गोल्ड एज वेल इन फ्यूचर। फ्यूचर के प्रेजेंट के और पास्ट के आगे द का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इन द फ्यूचर, इन द पास्ट, इन द प्रेजेंट। चलिए ये आपका सेंटेंस रेडी। इन तीनों में से आप जो चूज करना चाहे कर लें। मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ एज को, ठीक है। बिकॉज को निकाल देता हूँ और सिंस को भी निकाल देता हूँ, ठीक है। इसके आगे कॉमा लगा देना जो कि आप बता रहे हो कारण को। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। लंबा सेंटेंस है, थोड़ा आराम से पढ़ लेना इसको। मैं छोटा कर देता हूँ ताकि स्क्रीन में आए। जेपी मॉर्गन और एचएसबीसी जैसी प्रमुख बैंकें फ्यूचर मार्केट में मुनाफे के लिए भारी मात्रा में सोने का ट्रांसफर कर रही हैं। पहले इसी काम को लिखने की कोशिश करो। बड़ी बैंकें, प्रमुख बैंकें मुनाफे के लिए भारी मात्रा में सोने का ट्रांसफर कर रही हैं। बड़ी बैंकों को बोलते हैं मेजर बैंक्स। और बैंक्स कैसी हैं? जेपी मॉर्गन और एचएसबीसी जैसी। तो जैसी के लिए अंग्रेजी में वर्ड यूज होता है सच एज, ठीक है, या फिर एक वर्ड यूज होता है लाइक। दोनों में से आप जो यूज करना चाहे कर सकते हैं। सच एज से पहले कोमा लगेगा, लाइक के आगे कोमा नहीं लगता। तो मैं लाइक यूज कर लूं तो मेजर बैंक्स लाइक जेपी मॉर्गन एंड एचएसबीसी ये क्या कर रही हैं? सोने का ट्रांसफर कर रही हैं। ये काम पहले भी हो रहा है और अभी भी हो रहा है, प्रेजेंट में नहीं चल रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो हैव बिन ट्रांसफरिंग गोल्ड। और क्यों कर रही हैं? फ्यूचर मार्केट में मुनाफा कमाने के लिए। तो यहां लिख देता हूं टू अर्न प्रॉफिट्स इन फ्यूचर्स मार्केट, ठीक है। फ्यूचर मार्केट को फ्यूचर्स लिखना, ऑप्शन एंड फ्यूचर्स ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो फ्यूचर्स मार्केट में मुनाफे के लिए ऐसा कर रही हैं। अच्छा, भारी मात्रा में कर रही हैं तो हैव बिन ट्रांसफरिंग गोल्ड इन भारी मात्रा। मात्रा को बोलते हैं क्वांटिटीज, भारी को मत बोलते हैं हैवी या सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो ऊपर अगर हैवी वर्ड यूज किया था तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट यूज कर लो। सिनोनिम्स इसीलिए काम आते हैं। एक जगह एक यूज कर लिया, दूसरी जगह दूसरा यूज कर लिया, ताकि वैरायटी बने रहे, वर्सेटिलिटी बनी रहे आपके सेंटेंस में। तो मेजर बैंक्स लाइक जेपी मॉर्गन एंड एचएसबीसी हैव बीन ट्रांसफरिंग गोल्ड इन ह्यूज क्वांटिटीज या सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज टू अर्न प्रॉफिट्स इन फ्यूचर्स मार्केट। कह रहे लेकिन इससे बैंक ऑफ इंडिया पर दबाव बढ़ गया है। कैसे लिखूं इसको? लेकिन को बोलते हैं बट या हाउएवर, दोनों में से जो भी यूज करना चाहें। दबाव बढ़ गया है, प्रेशर हैज इंक्रीज्ड। दबाव को प्रेशर बोलेंगे ना, प्रेशर हैज इंक्रीज्ड। और किस पे बढ़ा है? बैंक ऑफ इंग्लैंड पे, ऑन द बैंक ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के आगे द नहीं लगेगा, लेकिन ऑफ आ गया, बीच में दो नाउन जुड़े हुए हैं तो द लग जाएगा। इस वजह से प्रेशर हैज इंक्रीज्ड ऑन द बैंक ऑफ इंग्लैंड। एक तरीका तो ये लिखने का है। दूसरा तरीका क्या है? थोड़ा और अच्छा रिफाइंड तरीका।
दिस हैज़ इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन द बैंक ऑफ इंग्लैंड। ई बड़ा कर देना इंग्लैंड का, जोग्राफिकल लोकेशन है, प्रॉपर नाउन है, और बैंक का भी बी बड़ा कर देना। ठीक है, तो कौन सा अच्छा लग रहा है, दोनों में से जो लगा लो आपको ठीक लगे। ठीक है, तो पहला वाला यूज़ कर लेता हूँ मैं, दूसरा वाला भी ठीक है अगर आप लिखना चाहो। हाउएवर या बट दिस हैज़ इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन द बैंक ऑफ इंग्लैंड। अब एक छोटी सी चीज़ पे ध्यान देना, बट कंजंक्शन जो है ना वो तो जुड़ जाएगी ऐसे कोमा के बाद, ठीक है, वो तो ऐसे जुड़ जाएगी, लेकिन ध्यान रखना हाउएवर कंजंक्शन ऐसे नहीं जुड़ती। एडवर्ब की फॉर्म में हाउएवर जुड़ेगी तब इसका मीनिंग कुछ और होता है, तब इसका मतलब होता है कैसे भी। हाउएवर यू डू, जैसे भी तुम करो। आई विल डू इट हाउएवर इट कैन हैपन, मैं इसको करूँगा जैसे भी होता है। तो वो हाउएवर अलग है जो सेंटेंस के बीच में आता है, लेकिन वाला हाउएवर अलग है। उस केस में हाउएवर अपने से पहले फुल स्टॉप लेगा, नया सेंटेंस बनाएगा और अपने बाद एक कोमा लेगा। तो ये बट और हाउएवर के बीच का फ़र्क है। इस केस में सेंटेंस एक ही चल रहा है तो मुझे यहाँ बट का इस्तेमाल ज़्यादा ठीक लगेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोमा के बाद में बट दिस हैज़ इंक्रीज प्रेशर ऑन द बैंक ऑफ इंग्लैंड। और क्यों? क्योंकि वहाँ सोने की डिलीवरी में देरी हो रही है। अब क्योंकि के लिए क्या लिखूँ? पहले मैंने लिखा था एज, अब मैं लिख देता हूँ बिकॉज गोल्ड डिलीवरीज इन लंदन, भाई इंग्लैंड है ना तो इंग्लैंड में लंदन लिख देता हूँ, इन लंदन आर फेसिंग डिलेज। सोने की डिलीवरी में देरी हो रही है तो गोल्ड डिलीवरीज इन लंदन आर फेसिंग डिलेज, है ना। इस तरीके से सेंटेंस को बनाना होगा। चलो कुछ और इसमें किया जा सकता है। मेरे ख्याल से सेंटेंस रेडी है और ज़्यादा इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मेजर बैंक्स लाइक मॉर्गन एंड HSBC आर ट्रांसफरिंग या हैव बीन ट्रांसफरिंग गोल्ड in significant quantities to earn profits in future markets, but this has increased pressure on Bank of England because the gold deliveries in London are facing delays. चलिए क्लास को ये रैप अप करेंगे, होपफुली अच्छी लगी होगी आपको। अच्छी लगने से काम नहीं चलेगा भाई, साथ में करनी है आपको प्रैक्टिस। 2 सेंटेंसेस दे रहा हूँ आपको एज होमवर्क। ये आपका पहला सेंटेंस है, आराम से इसको देखो, स्क्रीनशॉट ले लो। सोने के सुरक्षित ट्रांसपोर्ट के लिए जटिल लॉजिस्टिक्स अपनाए जा रहे हैं, जिसमें हथियारबंद वैन से सोने को एयरपोर्ट पहुंचाना, स्विस रिफाइनरियों में पुनः सोने को ढालना और फिर एयर कार्गो द्वारा न्यूयॉर्क भेजना शामिल है। जो वर्ड्स आपको इसमें समझ नहीं आ रहे वो मैं वैसे लिख देता हूँ। हथियारबंद को लिखते हैं आर्मर्ड, ठीक है। ढालने को लिखते हैं, ढालने को रिफाइन करना लिख देना, ठीक है। रिफाइनरी में सोना रिफाइन ही होता है तो ढालना रिफाइन कर देना। खुद से बनाओ, कमेंट्स में मैंने डाल दिया है इसका पूरा ट्रांसलेशन इंग्लिश में, अपना वाला मेरे वाले से मैच करना, ठीक है। तो ये पहला आपका क्विज था। दूसरा वाला आ रहा है, ये वाला सेंटेंस, आराम से इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका पर अगर अमेरिका सोने पर टैरिफ लगाता है तो उससे वैश्विक सोना व्यापार अस्थिर हो सकता है। विश्लेषक को बोलते हैं एनालिस्ट, वैश्विक को बोलते हैं ग्लोबल, है ना। और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अर्थव्यवस्था को बोलते हैं इकोनॉमी और नकारात्मक प्रभाव को बोलते हैं नेगेटिव इन्फ्लुएंस। तो ये वर्ड्स भी मैंने आपको दे दिए हैं, आराम से सोचो, सेंटेंस बनाओ, कमेंट्स में डाला हुआ है वहाँ से मैच करना। आप अपना लिखोगे तो आपको रिव्यू देने की कोशिश करेंगे सही और गलत पे। चलिए ये क्लास नाइट में पब्लिश होगी UPSC वाले कोर्स के अंदर। जो बच्चे इनरोल्ड हैं, फुल वर्जन इस क्लास का आपको आपके कोर्स में मिल जाएगा, जिसमें लास्ट वाले सेंटेंसेस और एडिशनल आपको राइटिंग कंटेंट भी मिल जाएगा। चलिए अंटिल देन। और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, SSC, बैंकिंग, UPSC या स्टेट PSC एग्ज़ाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।